हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने पैरावैद्युत पदार्थों के बारे में पढ़ा था कि पैरावैद्युत पदार्थों का व्यवहार विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में और उपस्थिति में अलग अलग होता है। जब पैरावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में जो है नहीं रखा जाता है, कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया जाता है, तब उसके अंदर कोई द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जब हम उसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इस पदार्थ का व्यवहार जो है वो अलग हो जाता है। तो अब हम यहाँ इसी से रिलेटेड एक कुछ टर्म्स हैं जिनको हम परिभाषित करने जा रहे हैं, जिनमें से पहली टर्म है रेखीय समदैशिक। रेखीय समदैशिक पैरावैद्युत पदार्थ। तो ये पदार्थ क्या होते हैं? तो देखिए, वे पदार्थ जिनमें उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो। ठीक है, तो फिर वे पदार्थ, परिभाषा बनेगी, वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके समानुपाती हो? बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो। बाह्य विद्युत क्षेत्र की समानुपाती हो। ठीक है, जो द्विध्रुव उत्पन्न हुआ वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो तथा उसके अनुदिश हो, तथा उसके अनुदिश हो। अनुदिश हो। रेखीय समदैशिक पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। रेखीय समदैशिक पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक, तो हम यहां इस चीज को समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास में प्लस प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और ये हमने कोई पैरावैद्युत पदार्थ रखा। अब पैरावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो इसके जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो द्विध्रुव आघूर्ण इस तरीके से संरेखित हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए, तो अब ये जो है यहां आपके पास में विद्युत क्षेत्र ई लगाया गया, तो फिर ये जो विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका उत्पन्न होगा और उसकी डायरेक्शन जो है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है किसके समानुपाती हो? वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो तथा उसके अनुदिश हो। विद्युत क्षेत्र की दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, तब ऐसे जो पदार्थ है उनको हम रेखीय समदैशिक पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब जैसे ही हम इस पे विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। किसके प्रभाव में? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में। तो ये वैसे ही है कि जैसे कोई टीचर किसी क्लासरूम में आता है तो जो बच्चे होते हैं वो अलाइनमेंट में, डिसिप्लिन में आ जाते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिसिप्लिन ऑफ द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों का जो अनुशासन है वो उस टीचर की जो प्रभाव है उसके समानुपाती है। तो यहाँ टीचर के प्रभाव से हमारा मतलब किससे है? विद्युत क्षेत्र से है। और डिसिप्लिन का मतलब किससे है? इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से है, इसके संरेखण से है। तो जितना ज्यादा टीचर स्ट्रिक्ट होगा उतना ही ज्यादा जो है वो फिर बच्चे जो है वो डिसिप्लिन में आते जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि डिसिप्लिन ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों का जो अनुशासन है वो टीचर के स्ट्रिक्टनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सिर्फ
उसी तरीके से हम इस बात को जो है वो समझ सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारे पास में रेखीय समदैशिक पैराविद्युत पदार्थ। तो फिर एक बार देख सकते हैं, वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो तथा उसके अनुदिश हो, रेखीय समदैशिक पैराविद्युत पदार्थ कहते हैं। अब इसके बाद में एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं ध्रुवण सदिश। तो ध्रुवण सदिश क्या है देखिएगा, तो पदार्थ का ध्रुवण सदिश, पदार्थ का ध्रुवण सदिश, अगले वाली टर्म पदार्थ का ध्रुवण सदिश, इसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। तो ध्रुवण सदिश क्या है देखिए, किसी पैराविद्युत पदार्थ को जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, तब उसमें जो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसके प्रति इकाई आयतन में कितना पैदा हुआ। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पदार्थ का ध्रुवण सदिश होता है, पदार्थ का ध्रुवण सदिश होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पदार्थ का ध्रुवण सदिश होता है। इसे हम P वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये चीज हम कैसे, सपोज कीजिए कि ये आपके पास में कोई छोटा पैराविद्युत पदार्थ है, ये कोई बड़ा पैराविद्युत पदार्थ है, इन दोनों को ही आपने विद्युत क्षेत्र में रखा, इसके में भी जो है विद्युत द्विध्रुव जो है वो संरेखित होंगे, द्विध्रुव आघूर्ण पैदा होगा, इसमें भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पैदा होगा। पदार्थ एक ही है, एक ही प्रकृति का है, लेकिन दोनों को विद्युत क्षेत्र में रखा तो इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा। तो फिर हम ये कहें कि प्रति इकाई आयतन में क्या होगा, तो प्रति इकाई आयतन में तो इन पदार्थों के लिए सेम ही रहेगा, तो एक कैरेक्टर बन जाएगा और उस कैरेक्टर को हम जो है ध्रुवण सदिश कहेंगे, ठीक है। तो फिर ये वैसे ही है कि आपके पास में 10 रुपए किलो के आलू हैं, तो 20 रुपए के जो है वो 2 किलो, और 30 रुपए के 3 किलो, और 40 रुपए के 4 किलो है। लेकिन यदि हम कैरेक्टर बनाना चाहते हैं आलू की रेट का, तो फिर चाहे हम ये कहें कि जो 2 किलो आलू 20 रुपए में ले रहे हैं, 3 किलो आलू 30 रुपए में ले रहे हैं, तो उस केस में प्रति केजी तो 10 रुपए ही तो हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर ये आलू की रेट का कैरेक्टर बन गया कि नहीं बन गया। तो ऐसे ही किसी पदार्थ को जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके प्रति इकाई आयतन में कितना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहते हैं, ठीक है। तो इन बातों को जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। अब हम ये बात देखते हैं कि जो रेखीय समदैशिक पैराविद्युत पदार्थ होते हैं, इनमें जो ध्रुवण सदिश उत्पन्न होता है वो विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होता है। तो फिर मैं इसी के नीचे लिख रहा हूं, देखिए, रेखीय समदैशिक पदार्थ, रेखीय समदैशिक जो पदार्थ है उनके लिए ध्रुवण सदिश रेखीय समदैशिक पदार्थ में उत्पन्न ध्रुवण सदिश जिसे हम P से डिनोट करते हैं, सदिश P विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती E और P बराबर काई E,
ठीक है, P समानुपाती किसके है, E के, और P जो है वो काई E। तो फिर यहां आप ये देखेंगे कि P जो है ध्रुवण सदिश वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती, काई को हम विद्युतीय प्रवृत्ति कहते हैं, पैरा विद्युत पदार्थ की विद्युतीय प्रवृत्ति, पैरा वैद्युत पदार्थ की विद्युतीय प्रवृत्ति, विद्युतीय प्रवृत्ति, ठीक है। तो फिर यहां आपके पास में जो है वो काई पैराविद्युत पदार्थ की विद्युतीय प्रवृत्ति है, अर्थात कोई पदार्थ, पैराविद्युत पदार्थ विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किस हद तक ध्रुवित होता है, अर्थात उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। सपोज कीजिए कि एक ही टीचर दो क्लासों में जाता है, तो एक जो क्लास है उसमें सॉफ्ट नेचर के स्टूडेंट हैं, तो फिर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस होने पर ही वो स्टूडेंट्स डिसिप्लिन में आ जाएंगे, और एक क्लास ऐसी है जिसमें बच्चे जो हैं वो थोड़े डीठ टाइप के हैं, तो फिर वो जो है उतना डिसिप्लिन मेंटेन वो टीचर उस क्लास में नहीं कर पाएगा, उतना ही जो है स्ट्रिक्टनेस लगा करके। इसका मतलब ये जो उत्पन्न डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन केवल टीचर के स्ट्रिक्टनेस पर ही डिपेंड नहीं करेगा, ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि उन विद्यार्थियों की प्रवृत्ति कैसी है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि हम ये कह सकते हैं कि हम जो है विद्युत क्षेत्र में कोई अलग अलग पदार्थों को रखें तो किसी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो और संरेखित हो, इजीवी में हो जाए, इसका मतलब उसकी विद्युतीय प्रवृत्ति अलग होगी। और कुछ ऐसा है कि जिसकी जो है वो डिसिप्लिन में या संरेखण में द्विध्रुव आघूर्ण बहुत जो है विद्युत क्षेत्र लगाने पर कम आए, तो फिर हम ये कहेंगे कि उसकी जो विद्युतीय प्रवृत्ति है वो डिफर है, अलग है। तो फिर ये जो है वो किस पर डिपेंड करता है, ये पदार्थ की जो है विद्युतीय प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है कि विद्युतीय प्रवृत्ति जो है वो किसकी माप है, उस पदार्थ के ध्रुवित होने की माप है। तो ये काई जो है वो हमारे पास में एक विमाहीन राशि है, और साथ ही वो पदार्थ की ध्रुवता का द्योतक है। तो फिर अब हम नेक्स्ट बात पे आते हैं, देखिए क्या है, जहां काई विमाहीन राशि है, विद्युतीय प्रवृत्ति काई, विद्युतीय प्रवृत्ति काई विमाहीन राशि है तथा ये पदार्थ की ध्रुवता का मापक है, ध्रुवता का मापक है, अर्थात पदार्थ में किस हद तक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन यहां एक बात है, ये फार्मूला जो है इस सिचुएशन के अंदर काई जो है वो आपकी विमाहीन नहीं है। इसे वैलिड बनाने के लिए हमारे पास में एप्सिलॉन ई लिखना पड़ेगा। तो इन एग्जैक्ट फॉर्म में ये फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, तो फिर यथार्थ रूप में जो P लिखेंगे हम वो एप्सिलॉन काई इंटू में ई लिखा जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो उस माध्यम की विद्युतशीलता है, पैरा वैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता है।
इसलिए इसको ये एप्सिलॉन जो है इस काई को विमाहीन करेगा। यदि हम केवल यही फार्मूला ले लें इस केस में, तब उस केस में ये काई विमाहीन नहीं बनता है। तो एग्जैक्ट फॉर्म में हम किस तरीके से लिखें इसको, पी वेक्टर जो है वो एप्सिलॉन काई ई, जहां एप्सिलॉन जो है वो पदार्थ की विद्युतशीलता है, जहां एप्सिलॉन पदार्थ की परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो हम किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं, उसे हम जो है ध्रुवण सदिश कहते हैं। जब पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो फिर उसके प्रति इकाई आयतन में कितना जो है द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ वो ध्रुवण सदिश होता है, और उसको मापन हम इन फार्मूला से करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में किसी चालक की धारिता। चालक की धारिता तो नेक्स्ट टॉपिक है चालक की धारिता। देखिए इस चालक की धारिता में क्या है, इसे हम पहले समझे कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास में कोई चालक है, इसे हमने किसी कुचालक स्टैंड पे रखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब हम इससे इलेक्ट्रॉन हटाएं तो पीछे प्लस आएगा, दूसरा हटाएं तो फिर प्लस आएगा। तो फिर ये क्रमशः जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन हटाते जाएंगे वैसे वैसे ये चालक जो है वो आवेशित होता जाएगा। तो बोलो आवेश आ रहा है कि नहीं आ रहा, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं। इसका मतलब जो है इस चालक को जो आवेश दिया जा रहा है वो मान लें हम Q। लेकिन एक बात है, पहले वाला इलेक्ट्रॉन हटाएंगे और उसके बाद दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो फिर उस केस में हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से प्लस आ चुका। दूसरा हटाएंगे तो हमें आकर्षण के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो अब पहले दो पॉजिटिव ई आ चुके हैं, अब हमें पहले के मुकाबले ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे चालक आवेशित होता जा रहा है वैसे वैसे कार्य ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और कार्य को जो है वो हम विभव से जो है विभव के रूप में लेते हैं। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि इस चालक को दिया गया आवेश विभव के इस पर उत्पन्न विभव के समानुपाती है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जैसे ये हमारे पास में कोई चालक है और इससे मैं इलेक्ट्रॉन हटाऊं तो यहां प्लस आएगा, मेरे को वर्क करना पड़ेगा, और मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा तो मेरे को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तीसरा हटाऊंगा तो और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं इसको आवेशित करता जा रहा हूं वैसे वैसे वर्क होता जा रहा है, वैसे वैसे इसका विभव बढ़ता जा रहा है। तो फिर हम कह सकते हैं कि Q किसके समानुपाती है, आवेश के समानुपाती। तो फिर इससे क्या बात आई वो देखिएगा। अतः किसी चालक को दिया गया आवेश उस पर उत्पन्न विभव के समानुपाती है। तो फिर हम लिख सकते हैं किसी चालक को दिया गया आवेश चालक पर उत्पन्न विभव V के समानुपाती होता है। अर्थात Q समानुपाती V, तो फिर Q बराबर CV। जैसे जैसे आवेश दोगे वैसे वैसे विभव आएगा। तो फिर Q समानुपाती V और Q बराबर CV। यहां C चालक की धारिता है, यहां C चालक की धारिता है।
धारिता है। ठीक है, तो फिर धारिता से मतलब धारण करने की क्षमता। जैसे जैसे आवेश दोगे वैसे वैसे उस पर विभव आएगा। तो फिर यहां एक हमने समानुपाती जो चिन्ह लगाया उसे हम चालक की धारिता कहते हैं। तो फिर ये बात उसी तरीके से है हमारे पास में कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई 1 किलोग्राम की वस्तु है, उस 1 किलोग्राम की वस्तु को हम उष्मा दें, अवस्था परिवर्तन ना हो, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे उष्मा देंगे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। 1 किलोग्राम की वस्तु है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम का मान लो कि ये हमारे पास में जल है और ये हमारे पास में 1 किलोग्राम जो है वो आयरन है। अब यहां 1 किलोग्राम जल और 1 किलोग्राम आयरन, तो फिर मैं जैसे जैसे इसको उष्मा देता हूं वैसे उसका इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका भी जैसे जैसे मैं उष्मा देता हूं इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन ये 1 किलोग्राम है और इसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो हमें 4200 जूल ऊर्जा देनी पड़ेगी, जबकि टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा। तो फिर हम इसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं कि 1 किलोग्राम वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। ऐसे ही जो है यहां हमारे को बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ेगी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो फिर यहां देखें कि हमें कितनी उष्मा देनी पड़ रही है, 4200 जूल। तो उष्मा की धारिता जल की ज्यादा है, जबकि यहाँ 900 के समथिंग उष्मा की जो मात्रा है वो बहुत कम है, जबकि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो फिर कहें कि उष्मा की धारण करने की क्षमता इन दोनों पदार्थों में किसकी ज्यादा हुई, तो हम ये कहेंगे कि जल की ज्यादा हुई, जबकि टेम्परेचर तो 1 डिग्री बढ़ा। तो ऐसे कि हमारे पास में यहां तो थी ये उष्मा धारिता और यहां है ये विद्युत चालक की विद्युत धारिता, विद्युत आवेश, हम ये कहेंगे आवेश ग्रहण करने की क्षमता। तो फिर अब हम इस धारिता को परिभाषित करेंगे तो ये बात उसी मैनर में उसी के तुल्य है जैसे कि हमारे पास विशिष्ट उष्मा धारिता होती है। तो फिर चालक की धारिता को हम कैसे परिभाषित करें? चालक की धारिता, तो ये Q बराबर C भी आ गया, तो इसे भी हम एक बार समझ सकते हैं कि हम C बराबर Q बटे में भी लिख सकते हैं फार्मूले से। अब V बराबर यदि हम 1 वोल्ट कर दें तो फिर C का मान जो है वो Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी चालक के विभव में इकाई से वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा उसकी धारिता होती है। तो बहुत इजी वे में हमने परिभाषित कर दिया। दो परिभाषाएं हमारे पास में जो है धारिता को परिभाषित करने की। एक परिभाषा क्या है, वो सामान्य, वो क्या कहती है, किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता। एक परिभाषा क्या है, वो मैथमेटिकल, कि इकाई विभव में इकाई से वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा। तो फिर यहां मैं परिभाषा ये लिख रहा हूं, चालक की धारिता। तो परिभाषा को क्या बनेगी, किसी चालक के विभव में इकाई से वृद्धि करने के लिए आवश्यक, इकाई से वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा, आवश्यक आवेश की मात्रा चालक की धारिता होती है, अन्य शब्दों में किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, चालक की धारिता होती है, चालक की धारिता होती है, चालक की धारिता होती है। ठीक है, तो फिर हम जो है
इसको मैथमेटिकली दिखा दें, कैसे देखेंगे यहाँ पर इसके ठीक जस्ट बाद में हमें क्या लिखना है, इसका मैथमेटिक्स लिखना है, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं क्या Q बराबर CV, C बराबर Q बटे V, Q बराबर CV व तथा C बराबर Q बटे में V। कंडीशन लगा दें, यदि V बराबर 1 तब C बराबर Q। ये हमारे पास में चालक की धारिता की परिभाषा आवेश के पदों में आ गई। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कितने से विभव में वृद्धि करने के लिए, इकाई से विभव में वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, चालक की धारिता कहलाएगी। तो अब हम अगले वाली बात करते हैं। यहां हम देखें कि Q समानुपाती V है, तो Q समानुपाती V है तो फिर यहां एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो फिर देखते हैं Q एवं V में ग्राफीय निरूपण कैसे होगा। ये हमारे पास में जो है आवेश जैसे जैसे देंगे वैसे वैसे जो है वो विभव में वृद्धि होती जाएगी। तो फिर इस x को हम V ले लें और इस x को हम Q ले लें, तो Q समानुपाती V है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो फिर स्ट्रेट लाइन आएगी तो इस ग्राफ का भी मीनिंग निकलता है। ये कौन, थीटा ले लिया हमने। तो कोई ये कहे कि इसमें Q और V ग्राफ का जो ढाल है वो किसे बताएगा, तो QV ग्राफ का ढाल tan थीटा बराबर Q बटे में V और बराबर में धारिता। तो फिर एक रिजल्ट और निकला हमारे पास में, QV ग्राफ का ढाल, QV ग्राफ का ढाल, QV ग्राफ का ढाल चालक की धारिता होती है, धारिता होती है। QV ग्राफ का ढाल चालक की धारिता होती है। तो फिर QV ग्राफ का ढाल बराबर tan थीटा बराबर Q बटे में C, Q बटे में V बराबर C। ये हमारे पास में इस ग्राफ का रिजल्ट मिला। तो QV ग्राफ का ढाल जो है वो चालक की धारिता होती है। अब अगली बात पर हम आते हैं कि धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक, ठीक है। तो धारिता का मात्रक देखें हम क्या होगा। फार्मूला है C बराबर Q बटे में V, C बराबर Q बटे में V ना। Q को किस में मापेंगे, कूलाम में, V को किस में मापेंगे, वोल्ट में, तो कूलाम प्रति वोल्ट। तो फिर हम कह सकते हैं धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट। फार्मूला याद है तो मात्रक भी याद है, तो इसको हम C/V भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी कूलाम प्रति वोल्ट को हम फैरड भी कहते हैं, फैरड, फैरड, फैरड। तो फिर धारिता का मात्रक क्या हुआ, कूलाम प्रति वोल्ट कह दो या फिर फैरड कह दो, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड। तो ये आपके पास में जो है धारिता का मात्रक हो गया। और एक जो फैरड हमारे पास में मात्रक है वो जो है बड़ा मात्रक है। इसे हम इस बात को दिखाएंगे कि फैरड देखिए किस प्रकार से एक बहुत बड़ा मात्रक है। लेकिन अन्य जो मात्रक हैं, जो प्रैक्टिकली मात्रक हम जो काम में लेते हैं, वो मात्रक होंगे हमारे पास में माइक्रोफैरड, जो है नैनोफैरड, पिकोफैरड। तो ये कोई प्रैक्टिकली यूज्ड जो है वो मात्रक है।
तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ तक नोट कर लें। थैंक यू।